डॉक्टर अनिता रानी जी, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर केसी यादव की धर्मपत्नी श्रीमती शशि यादव जी, श्रीप्रभा यादव जी, आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रेसिडेंट चेयरपर्सन डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, और इसके साथ साथ जो डिफेंस रिसर्च विंग है उसमें हिस्ट्री डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। और आज के हमारा मुख्य आकर्षण डॉक्टर करमवीर जी, जो आज कीनोट एड्रेस डिलीवर करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट कॉलेज कवाली से आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले हमारी मैडम से कार्यक्रम शुरू करने की परमिशन चाहूँगा। थैंक यू मैडम। और हमारे जो पैटर्न हैं इस कार्यक्रम के, डॉक्टर रणवीर सिंह आर्य जी, जो प्रिंसिपल हैं हमारे एडिशनल चार्ज इनके पास गवर्नमेंट कॉलेज मातन हिल से। तो तमाम बातों के साथ मैं आज आप सभी को प्रोफेसर केसी यादव के 86वें जन्म दिवस की आपको सबको बधाई देता हूँ। और उनके एक तरह से इस अवसर पर हमने जो पिछले साल प्रोफेसर केसी यादव मेमोरियल लेक्चर सीरीज शुरू की थी, तो उस सीरीज में दूसरा लेक्चर है। पिछला लेक्चर हमारा ऑनलाइन हुआ था पूरी तरह से, तो इस बार ये ब्लेंडेड मोड में है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। यानी आज हम जो ये कर रहे हैं तो एक तरह से ये ऑनलाइन भी चल रहा है गूगल मीट के ऊपर। तो मुख्य रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले ऑनलाइन मोड में जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से इसी समय फ्री हैं। उसके बाद उनकी लेक्चर क्लास हैं, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जो रिसोर्स पर्सन हैं, वो फिर हम की नोट एड्रेस के बाद उन्हें हम एक तरह से सुनेंगे। तो आशुतोष जी, शायद आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी हाँ हाँ, अमरदीप जी, मैं आपको सुन सकता हूँ जी। तो मैं सर थोड़ा सा 2 शब्द आपके बारे में बोलना चाहूँगा। प्रोफेसर आशुतोष जी केसी यादव के साथ एक लंबा इन्होंने कार्य किया है, बहुत सारे रिसर्च वर्क में उनके साथ एसोसिएट रहे हैं। और उनकी जब प्रोफेसर केसी यादव की पिछले वर्ष जब एक तरह से डेथ हुई थी, तो उस समय केसी यादव जी एक किताब पे काम कर रहे थे। उसी किताब जो अभी नवंबर में वो पब्लिश होने वाली है, तो उसके ऊपर चर्चा रहेगी सारी इनकी। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब इतिहास में हम हरियाणा के इतिहास की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें अगर रिसर्च मटेरियल की बात करते हैं तो प्रोफेसर केसी यादव का नाम आता है। उन्होंने जो काम किया वो मार्वलस है, एक तरह से मील का पत्थर है। और उसी सीरीज को प्रोफेसर आशुतोष जी आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने बनारस में एक चेयर भी स्थापित की है प्रोफेसर केसी यादव जी के नाम से। इसके लिए सर आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप उनकी जो रिसर्च की जो कार्य है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक तरह से हमारे जो आज के चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट हैं
डॉक्टर आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद अमरदीप जी। परम आदरणीय और हम सब और हम में से बहुतों के गुरु प्रोफेसर केसी यादव सर के चरणों में आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर पुष्पार्जित करते हुए आज के इस आयोजन और आयोजकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से हर वर्ष अमरदीप जी ने और उनकी टीम ने और उनके कॉलेज ने सर के नाम पर टॉक आयोजित किया है और कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से हम सब प्रोफेसर केसी यादव सर से जुड़े रहे हैं और मैं तो ये समझता हूं कि आज मैं जो कुछ भी इतिहास में लिख पढ़ पा रहा हूं, जो भी कुछ ज्ञान अर्जित किया हूं, उसमें प्रोफेसर केसी यादव सर का योगदान ही अहम है। उन्होंने ही 2006-07 से जो मुझे शिक्षा दी, खासतौर पे हरियाणा से संबंधित इतिहास लेखन में आज मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूं, कर पाया हूं, उसमें सर का ही योगदान है। इसीलिए वो हम लोगों के लिए परम आदरणीय रहेंगे और हम लोग सदैव ही उन्हें अपने दिल में स्थान दिए रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा के इतिहास पर हम बात करें तो प्रोफेसर केसी यादव सर से ज्यादा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। दर्जनों किताबें सर ने हरियाणा के विभिन्न पक्ष पर उन्होंने लिखी है। उदाहरण के लिए मैं कहूं तो सर छोटू राम पर जितना बड़ा काम प्रोफेसर केसी यादव सर ने किया, आर्य समाज पर जिस तरह का काम प्रोफेसर केसी यादव सर ने किया, राव तुलाराम पर एक ऐसा महानायक जिसको बहुत ज्यादा केसी यादव सर से पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया इतिहास लेखन में, वैसे महानायक को प्रोफेसर केसी यादव के सर के लेखनों ने हम सबके बीच लाया और सबसे परिचित कराया। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काम, इस तरह से हम देखते हैं कि सैकड़ों काम आप देख सकते हैं जो प्रोफेसर केसी यादव सर की किताबों, लेखनों, आर्टिकल्स आदि में देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट फोकलोर की भी, हरियाणा के फोकलोर, फोक कल्चर की भी बात की जाए तो प्रोफेसर केसी यादव सर का ही नाम ऊपर आएगा लेखन में। इसके अलावा हम एक बहुत बड़ा योगदान सर का देख सकते हैं जो अकादमी उन्होंने बनाया, हरियाणा एकेडमी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, जहां पर मैं सबसे पहले सर के साथ काम शुरू किया था 2007 में। वैसा अकादमी, जिस तरह का उन्होंने अकादमी गठित की और बनाई और जिस तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं उस अकादमी में, बिरले ही किसी इंस्टीट्यूशन में इस तरह के प्राइमरी सोर्स उपलब्ध होते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि दुनिया के 35 देशों के आर्काइव्स में मैंने काम किया है और जिस तरह का आर्काइव्स प्रोफेसर केसी यादव सर ने बनाया है, मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं कि इस अकादमी को और अच्छे से और आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करे और खास करके उस अकादमी का नाम ही सरकार प्रोफेसर केसी यादव हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर अकादमी रखे। तो क्योंकि सर ने जिस तरह का काम किया है उस पर वो अतुल्य है। एक बात, एक दो चीजें और मैं अपने जो नई किताब जो आ रही है उस पर बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसा अमरदीप जी ने भी बताया कि सेंटर फॉर अल्टरनेटिव स्टडीज इन सोशल साइंसेज ने, जैसा कि उन्होंने कहा कि सर के नाम पर एक चेयर गठित किया है और प्रति वर्ष उस चेयर द्वारा उन पर एक टॉक आयोजित किया जाता है और हमारी कोशिश है आने वाले समय में कि उस पर 6 मंथ के लिए किसी इतने बड़े स्कॉलर को बुलाया जाए जो कि इतिहास लेखन में सर के नाम पर उस चेयर पर अपना वक्तव्य रखे, टॉक दे और इस तरह से सर का नाम हम लोग अपनाए रखें। तो इसके लिए हमने एक सेंटर फॉर अल्टरनेटिव स्टडी इन सोशल साइंसेज में प्रोफेसर केसी यादव चेयर की शुरुआत की है और मेरा आग्रह भी है कि यदि जो कोई उसमें कुछ सहयोग देना चाहें तो हमने एक लिंक भेजा है मैसेज बॉक्स में, वो लिंक के थ्रू उस पे सहयोग भी दे सकते हैं जो कि सेंटर की तरफ से बनाया गया है।
आज मैं थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूँ जो सर की जो भी आने वाली सर ने जब सर के देहावसान से पहले करीब 6 महीना पहले सर ने एक इतनी कह सकते हैं कि जबरदस्त किताब की रचना की, जो कि पहली बार पूरी दुनिया में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली बार किसी दुनिया में इस तरह का नया आर्ग्यूमेंट, तर्क डेवलप किया गया है, जिसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। और वह तर्क है 1857 में जब बहादुर शाह का ट्रायल हो रहा था, तो उस किताब, वो किताब रूटलेज से अभी आ रही है और उस किताब का नाम है द सॉवरेन सब्जेक्ट एंड कॉलोनियल जस्टिस, रिविजिटिंग द ट्रायल ऑफ बहादुर शाह 1858। इसके बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करता हूं और फिर मैं इस किताब में क्या है और क्यों इस किताब को इस, हम कह सकते हैं कि सदी का सबसे बड़ा तर्क के रूप में देखा जा सकता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनिज्म और कंपनी और भारत के इतिहास को समझने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रोफेसर केसी यादव सर की थीसिस एक अतुल्य थीसिस रही है, जो कि 1857 पर थी, पीएचडी थीसिस, और वो भारत क्या दुनिया की पहली ऐसी थीसिस है जिसमें ये तर्क दिया गया एविडेंस के साथ कि 1857 का जो एक तरह से विद्रोह कहें, अपराइजिंग कहें, या कई नामों से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें, अभी तक इतिहास लेखन में ये माना जाता रहा कि यह मेरठ से शुरू हुआ था। लेकिन प्रोफेसर केसी यादव ने जिस तरह के सोर्सेज ला करके ये साबित किया कि ये 1857 का जो आंदोलन रहा वो मेरठ की बजाय सबसे पहले अंबाला से शुरू हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तर्क था, जो कि प्राइमरी सोर्स और कॉलोनियल ऑफिशियल्स के डायरी और विभिन्न तरह के नए अल्टरनेटिव सोर्सेज के द्वारा सामने लाया गया था। इस कारण से ये किताब इतनी अद्भुत और महत्वपूर्ण साबित हुई कि हरियाणा गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अंबाला में अभी एक म्यूजियम बना रही है, स्मारक बना रही है, जिसका नाम है आजादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्मारक। और उस स्मारक की जितनी भी तथ्य है उसमें जो 1857 से जुड़े हुए लिखे जा रहे हैं, उसमें खास तौर पे प्रोफेसर केसी यादव सर के ही तर्कों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी रचना की गई है। हालांकि जब सर हमारे बीच थे तब उन्होंने ही इस प्लान को सरकार के साथ मिल करके वहां किया और जिसको कि और आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि जो ये नई किताब है जो सर ने लिखी और उसके बाद वो प्रेस में चली गई और उसके बाद बीच में ही सर का स्वर्गवास हो गया, तो वो एक ऐसी किताब है जो एक ऐसा अहम आर्गुमेंट हमारे सामने लेकर के आता है, जो कि इतिहासकारों के ही बीच नहीं, हर तरह के लेखक और साम्राज्य के प्रति, ब्रिटिश साम्राज्य और भारत को कैसे देखा जाए, उस संबंधों की पड़ताल करती है। और यह किताब खास तौर पे जब 1857 में के विद्रोह को जब दबा दिया गया और बहादुर शाह को पकड़ लिया गया, तब एक ट्रायल किया गया। और सर की किताब इसलिए अहम है क्योंकि वो, आप सब ये समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी, वो कोई सरकार नहीं थी, कोई किसी देश की गवर्नमेंट नहीं थी, एक कंपनी थी, जिस तरह से सामान्य अडानी अंबानी की कंपनी है। क्या कोई कंपनी किसी शासक, जो स्वायत्त शासक है, इतना बड़ा साम्राज्य का शासक है, उसको ट्रायल कर सकती है? ये किताब पहली बार ऐसा सवाल उठाती है कि क्या कोई शासक के खिलाफ कंपनी ट्रायल कर सकती है, और वो भी ऐसी कंपनी जो कि विदेशी कंपनी है। तो एक कंपनी कैसे सर्वा कानूनी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकती है? कोर्ट भी एक देश, एक राष्ट्र के अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है। आप पूरे यदि देश की बात करें, राज्य की बात करें, और जब शासकों का काल हुआ करता था तो शासन के अंदर ही कानून होता है।
शासक निश्चित रूप से उस कानून से बंधा है, जुड़ा रहता होगा, लेकिन वो सर्वोच्च है, खासतौर पे मुगल के समय से या उसके पहले की बात करें तो जब डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, राजतंत्र के समय में राजा ही सर्वोच्च हुआ। वैसे सर्वोच्च सॉवरेन राजा को एक बाहरी कंपनी जो व्यापार करती है वो क्या ट्रायल कर सकती है? किस हैसियत से वो ट्रायल कर सकती है? इस चीज की पड़ताल प्रोफेसर केसी यादव ने पहली बार कहा, और इन्होंने यही कहा कि ये जो ट्रायल या जो भी नाम दिया गया 1857 में, जिसके द्वारा भारत के शासक बहादुर शाह को बंदी बना करके बर्मा भेज दिया गया और उन्हें अंतिम सांस वहीं लेनी पड़ी, तो वो पूरा ट्रायल ही इनका कहना है कि किस तरह से फ्रॉड ट्रायल माना जाएगा। क्योंकि वो कंपनी कौन है, क्यों कंपनी कौन होती है किसी शासक को ट्रायल करने के लिए? न तो उसके पास कोई सॉवरेन स्टेट है, ना कोई वो सॉवरेन पावर की है, ना कोई वो कंट्री है। तो इन्हीं चीजों को पड़ताल प्रोफेसर केसी यादव ने एक ऐसे अहम सोर्स को खोज कर किया जिसको आज तक किसी इतिहासकार ने नहीं निकाल पाया था। उनकी इस किताब में जो अभी नवंबर 30 तक वो किताब आप सबके सामने आ जाएगी, वो किताब बिल्कुल अंतिम चरण में है। उसमें इन्होंने दिखाया है, और वो भी स्रोत से जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो दिल्ली स्टेट आर्काइव्स में कहीं कोने में फेंके जा चुके थे, जिसको किसी इतिहासकार ने आज तक नहीं निकाला, और उस तरह की फाइल को प्रोफेसर केसी यादव ने हमारे बीच सामने ला करके जो 1857 के ट्रायल पर और औपनिवेशिक शासन भारत और एक राज्य का सॉवरेन शासक के बीच के संबंधों की पड़ताल की है। यह किताब एक ऐसी किताब है जो आज तक किसी भी इतिहासकार ने 1857 पर इस तरह का विचार या तर्क नहीं दिया, या कॉलोनियल गवर्नमेंट जो सो कॉल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट बाद में जो बन करके सामने आई 1857 के बाद, उससे पहले जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का लूटपाट कहें, शासन क्या कह सकते हैं, लूटपाट जो था, उस पर एक पूरी तरह से नई दृष्टि, नया तर्क हमारे सामने लाती है। तो हम देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक लेखन में जिस तरह का योगदान प्रोफेसर केसी यादव ने दिया है, यह बिरले ही किसी इतिहासकार ने भी इस तरह के तर्क आज तक हमारे सामने नहीं लाया। यह हमारे लिए एक बहुत ही अमूल्य तर्क, अमूल्य उपलब्धि के रूप में हमें गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व होना चाहिए ऐसे इतिहासकार जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने ऐसी रचनाएं हमें दे करके गए, जिससे कि हम आज भी ब्रिटेन के साथ, आज भी उसके संबंधों की पड़ताल, आज भी कॉलोनियल रूल को समझने में हम नए तरह की दृष्टि डेवलप कर सकते हैं। तो ये किताब बहुत जल्द ही हम सबके बीच होगी, और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि जो मुख्य टॉक देने के लिए माननीय करंट हरियाणा हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमारे बीच हैं, तो मैं यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, और आप सबसे आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से जब ये किताब आए तो आप लोग किताब खरीदें, रखें। इसकी दो तरह की प्रतियां होंगी, एक सस्ता वाली और एक महंगी वाली हार्ड बाउंड। तो कम से कम पेपर बैग सब लोग पढ़ें, देखें कि प्रोफेसर केसी यादव ने किस तरह का योगदान दिया है लेखन में। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं आयोजकों का, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया। अमरदीप जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और आगे की कार्यवाही के लिए मैं अमरदीप जी के पास जाता हूं। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम अपने कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सर।
और ब्रीफ में अगर मैं प्रोफेसर यादव जी के बारे में कुछ बताऊं आप सभी विद्यार्थियों को, तो प्रोफेसर केसी यादव का जन्म आज के दिन 11 अक्टूबर 1936 को हुआ था। हमारे पास में एक नाड़ गांव है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद अगर हम उनकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं और आगे की पीएचडी की बात करेंगे, यानी एमए और पीएचडी, और उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद लगभग 30 साल तक वहाँ पर उन्होंने अध्यापन कार्य की। और सबसे बड़ा जो, जैसा प्रोफेसर आशुतोष जी ने बताया कि उनका जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन अगर हम माने 1857 के विद्रोह में, तो वो रहता है कि अभी तक ये मानते थे कि जो 1857 की क्रांति वो मेरठ से शुरू हुई थी, मगर उन्होंने स्टैब्लिश किया कि ये अम्बाला से शुरू हुई थी। तो एक तरह से हमारे लिए हरियाणा की लिए गर्व की बात है कि जब आज़ादी लड़ाई लड़ी गई तो सबसे पहले हरियाणा के लोग उठे उसमें। इसके साथ साथ अगर हम प्रोफेसर यादव जी की बात करें तो हरियाणा के इतिहास के ऊपर अधिक रिसर्च होने के लिए उन्होंने हरियाणा एकेडमी फॉर कल्चर एंड रिसर्च करके एक एकेडमी बनाई कुरुक्षेत्र में, जो आजकल पहले गुड़गांव में होती थी। 4 साल तो उसके ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा जापान में भी विजिटिंग फैकल्टी रहते हैं। दूरदर्शन के साथ भी उन्होंने काम किया। एक समय में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो आज उन्हीं को याद करते हुए हम आज का जो हम कह सकते हैं कि दूसरा प्रोफेसर केसी यादव मेमोरियल लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज के जो हमारे इस नेशनल सेमिनार के जो की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर करमवीर, उनके बारे में कुछ मैं बातें आपको बताना। बहुत एक लंबा इनका व्यक्तित्व है, तो कुछ जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सर जो पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने हिस्ट्री में की है, जो उस समय पर अगर हम बात करेंगे मीरपुर यूनिवर्सिटी में जो रीजनल सेंटर था पहले एमडी यूनिवर्सिटी का, उस वहां से उन्होंने एमए किया और एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। ये उस समय की अगर हम बात करें तो पूरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो एमडीयू का था उनको भी ये चीज रास नहीं आई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने पीएचडी की सर यूनिवर्सिटी से, और कनीना में एक पहले प्राइवेट कॉलेज होता था, अब वो सरकारी कॉलेज हो चुका है, वहां पर इन्होंने अध्यापन किया। उसके बाद फिर रिसर्च की तरफ, एक तरह से रिसर्च में काफी अच्छा इनका योगदान था। उसके बाद फिर ये हरियाणा सिविल सर्विसेज, उसका टेस्ट उन्होंने क्लियर किया और जॉब पे लगे, एचएस लगे। मगर वो कहते ना कि अंदर से एक टीचर के वो कहते ना कि गुण कुलबुलाते रहे, और ये एचएस छोड़ करके वापस फिर टीचिंग में आते हैं। और आज इन्हें एक तरह से जो टोटल इनका अध्यापन का जो कार्य है वो लगभग 16 साल का हो चुका है। और एचएस छोड़ के लोग मरते हैं एचएस के लिए, उस चीज को छोड़ के अगर आप टीचिंग में आ रहे हैं तो समाज में कुछ बदलाव की बात आपने एक तरह से सोची। इनका जो रिसर्च एरिया रहा है वो भी विमेन एजुकेशन और आर्य समाज के ऊपर इनका अच्छा काम रहा है। तो सर से जितने पहले भी हमने, जब हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम होते थे तो हमारे एक तरह से सबसे जो आसानी से हमें जो पकड़ में आते थे वो डॉक्टर करमवीर जी थे। यानी इनको हम चाहे शाम को फोन करते तो वो हमारी बात को कभी उनसे नकारते नहीं। तो इस कार्यक्रम के लिए मुझे सबसे उपयुक्त आदमी यही लगे। और अगर हम कहें कि मतलब भाई आज का जो सेकंड प्रोफेसर केसी मेमोरियल लेक्चर है, तो वर्तमान समय में इनसे ज्यादा उपयुक्त
व्यक्ति मुझे इसके लिए दिखाई नहीं पड़ता। तो इन्हीं बातों के साथ मैं हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर करमवीर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें सर। थैंक यू सर। हाँ, आधी तो नहीं है, ये दूसरा भी लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज बिरहौड़ की क्रांतिकारी धरती, प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता रानी जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी, ऑनलाइन मोड में हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, प्रोफेसर केसी यादव जी के परिवार से मैडम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के मेरे साथी काद्यान साहब, जितेंद्र जी, शिवन जी, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे विद्यार्थी साथियों, सबसे पहले तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वो इसलिए कि आपको 3:30 बजे यहाँ पे ये कह के बिठा दिया होगा कि 1 घंटे का कार्यक्रम है और जल्दी निपट जाएगा, आप शांति से सुने, और आप उसी डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। वास्तव में ये मैं कॉलेजों में कम ही ऐसे दृश्य देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपने ही क्षेत्र के किसी कॉलेज में जब हम रोज पढ़ते हैं। असल में मैं दादरी से जुड़ा रहा हूं। मैं लास्ट टाइम दादरी वीडियो था जब मैंने रिजाइन किया था, और ये इमलोटा तक के गांव यहाँ अक्सर मेरा आना रहता था इस तरफ, इस रूट पे। दादरी 1 में मैं रहा था अक्टूबर 2011 से फरवरी 12 तक, 4-5 महीने। और एक अच्छा संयोग मैं यहाँ शेयर करूं, अगर वो जुड़ते तो हमें बहुत अच्छा लगता। मैंने सुबह सर से कहा था, जब मैं दादरी वीडियो था तो एसडीएम होते थे डॉक्टर जय कृष्ण आभीर, जो आजकल डीसी हैं महेंद्रगढ़ नारनौल, और डॉक्टर केसी यादव के बहुत पहले स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने उनके अंडर पीएचडी की है। और अगर आप ध्यान से कभी पढ़ो डॉक्टर केसी यादव जी की वो पुस्तक जो 1982 में आया था, फर्स्ट एडिशन, तो उसमें डॉक्टर जय कृष्ण आभीर का भी जिक्र कर रखा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे जो बाद में सिविल सर्विस में चले गए और आजकल आईएएस हैं और नारनौल के डीसी। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया था पिछली बार जब डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम कराया था डॉक्टर केसी यादव जी की स्मृति में, पहला हमारा जो व्याख्यान था जिसमें आशुतोष जी ने बहुत विस्तार से बहुत बढ़िया हिस्टोग्राफी को और उनको समझाया था, उनके कंट्रीब्यूशन को। उस वक्त भी डॉक्टर जयकृष्ण आभीर जी कमिश्नर थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे महेंद्रगढ़ जिले के, लेकिन 1 घंटे तक लगातार मैडम वो हमारे साथ जुड़े रहे थे। तो ये डॉक्टर यादव जी का एक तरह से स्नेह है, एक उनका योगदान है, एक उनका एक ऐसा है कि उनकी अनुपस्थिति में भी उनके जो स्टूडेंट हैं, आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज में बाहर पढ़ा रहे हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं। आप और हम जैसे स्टूडेंट हैं जो शायद सीधे डायरेक्ट डॉक्टर साहब से नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो उनका कृतित्व है, जो उनकी पुस्तकें हैं, जो उनका शोध है, जो उनका लेखन है, वो आज भी है और वो आगे सैकड़ों हजारों सालों तक जिंदा रहेगा। यही एक लेखक का सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, एक योगदान होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। तो कैसे देखिए, कुछ लोग इतिहास बांटते हैं, कुछ लिखते हैं और कुछ इतिहास बनाते हैं, तीनों में बड़ा फर्क है। आप इतिहास बांटने की प्रोसेस से गुजर रहे हैं और मैं दुआ करूंगा कि बहुत जल्दी आप उस कैटेगरी में आए कि आप इतिहास लिखें और इतिहास बनाएं, और निश्चित रूप से आप बनाएंगे। आपसे जोड़ के देखता हूं, ठीक एक देहात की पृष्ठभूमि, नाहड़ गांव, डॉक्टर साहब और ये सारे साथी तो जानते होंगे, शायद विद्यार्थियों ने विजिट भी किया होगा। एक किसान परिवार, 1936 आजादी से 11 साल पहले। आप समझ सकते हैं कि यादव जी से जो मेरा वास्ता रहा अपनी रिसर्च के दौरान, मुझे बहुत बार उनसे रूबरू मिलने का मौका मिला, तो बताते थे कि पैदल प्राइमरी एजुकेशन मैडम,
नंगे पैर भी चलते थे, ठेठ देहात और छोटे किसान परिवार से थे, तो पिता के साथ खेती के कार्य में भी वो सारे कंट्रीब्यूशन जो आज आप और हम कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक शब्द बताया कि एक लाइन कही थी कि आप भी कल उसी स्थान पे होंगे, और एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती जब उनके विद्यार्थी किस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक के ऊपर अपना नाम रोशन करें, अपने आप उस टीचर का भी नाम रोशन होता है। तो आप और हम अगर केसी यादव जी को पढ़कर कुछ छोटा मोटा योगदान इतिहास के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में अगर कर पाए, तो वो केसी यादव जी को जाएगा उसका श्रेय, और केसी यादव जी जैसे हमारे सैकड़ों उन टीचर्स को जाएगा जिनसे हमने प्राइमरी से लेकर आज तक पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहे। मेरे विचार से यहाँ ज्यादातर विद्यार्थी इतिहास के बैठे होंगे, ज्यादातर इतिहास के बैठे हैं। केसी यादव जी को इतना बड़ा इतिहासकार बनाने में उनके टीचर्स का कंट्रीब्यूशन देखिए। एक उससे मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर यादव जी की जो पीएचडी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर सतीश चंद्रा बहुत बड़े नाम है, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से आ रहे थे, टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे बीबीए बीसीए से हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इनकी सतीश चंद्रा की, प्रोफेसर इरफान हबीब की, प्रोफेसर रोमिला थापर की, प्रोफेसर बिपिन चंद्र की किताबें हम जो है ना गीता की तरह पढ़ते हैं। इतना बड़ा नाम, बाद में यूजीसी के चेयरमैन भी रहे। तो यादव जी की जो नर्सरिंग थी कि गांव देहात से आप और हमारी तरह वो एक ऐसी संस्थाओं से जुड़े, पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े, बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, इतने जबरदस्त टीचर मिले, और उनका एक एक्सपोजर था कि आप एक अंतरराष्ट्रीय फलक पे आप जा रहे हैं। जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में आप विजिटिंग फेलो रहे, लंदन की रॉयल जो सोसाइटी थी उसके आप फेलो रहे, आपने बहुत से सेशंस को चेयर किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अमेरिका में बहुत से ऐसी मीटिंग्स होती थी हिस्टोरियंस की, सोशल साइंटिस्ट की, जिनको आपने चेयर किया। और एक लेखन का एक फलक देखिए, मैं बहुत उस पर नहीं जाऊंगा, मैं कोई हिस्टोरियन भी नहीं हूं, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं यहाँ से कि आई एम नॉट ए हिस्टोरियन। मैं इतिहास का एक बड़ा कमजोर सा विद्यार्थी हूं, जो कोशिश में हूं कि ठीक ठाक सा मैं विद्यार्थी बन सकूं, मेरी इतनी कोशिश है। हिस्टोरियन तो एक बहुत बड़ी सी टर्म हो जाती, वो केसी यादव जी जैसे बड़े प्रोफेसर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, अपने लाइफ के लगभग 70 साल उन्होंने इस एक तरह से स्वाध्याय को और लेखन को और शोध को दिए हैं, तब जाके हिस्टोरियन के लेवल पे कोई व्यक्ति पहुंचता है। तो आप भी कल उस लेवल पे होंगे। मैं तो केवल यहाँ अपने भावनाओं को शेयर करने के लिए आया हूं, और उन भावनाओं के माध्यम से उन लाखों बच्चों की तरफ से मैं केसी यादव जी को नमन करने आया हूं, श्रद्धांजलि देने आया हूं, जिनको पढ़कर आज हम इतिहास की समझ बना रहे हैं। देखिए, आप जब कॉलेज में आए, 2 क्लास लेने के बाद सबसे बुनियादी समस्या आपके सामने क्या आई कि पढ़े क्या, पढ़े क्या। इसलिए मेरे विचार से सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, मैं अनिता जी से बात करती हूँ, मैम बताइए पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, डॉक्टर साहब से बात करते होंगे, अजय कादियान जी से बात करते होंगे, सुरेंद्र जी से बात करते होंगे। आप देखिए 1966 में एक झटके में पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, पॉलिटिकल इश्यू था। और जब पंजाब के हम हिस्से रहे, केसी यादव जी का अगर आपने ध्यान दिया हो, जो किताब 1982 के अंदर आई थी उसका रीप्रिंट आज तक आता जा रहा है। उन्होंने अपनी किताब को ना 2 भागों में बांटा। वॉल्यूम फर्स्ट को 1803 पे खत्म कर दिया, 1803 से शुरू किया है। 1803 से क्यों? क्योंकि 1803 की सरजी अर्जन गांव की संधि के तहत पहली बार अंग्रेजों का दखल हरियाणा में हुआ था, सिंधिया परिवार को हटा। तो उन्होंने डिवीजन ही हरियाणा के, क्योंकि ये एक बहुत ही एक तरह से वाटर शेडिंग एक तरह से एक इवेंट था कि अब पहली बार आप ब्रिटिशर्स के रूल में आ रहे हैं। 1803 की संधि के तहत यमुना के पश्चिम का प्रदेश पहली बार अंग्रेज इसमें कदम रख रहे हैं, और अब आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव आने हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, कल्चरल लेवल के ऊपर। तो उन्होंने 2 भागों में जब अपनी पुस्तक को बांटा, तो प्राचीन काल से, और एक 1802 पे खत्म कर दी, और दूसरी जो शुरू की आधुनिक हरियाणा, वो 1803 से और आगे तक का इतिहास है। तो 66 में जब हरियाणा बना, एक बार मैं आपको पीछे लेके चलूं कि सपोज करो हम 66 में बैठे हैं, इतिहास पढ़ना शुरू हो रहा है, हरियाणा की सरकार ने आदेश दिया है कि अपना इतिहास लिखा जाए, अपना करिकुलम डिजाइन किया जाए। कुछ यूनिवर्सिटी अब भी ऐसी थी जो पंजाब करिकुलम को फॉलो किए हुए थी, और अब हमें अपना एक सिस्टम बनाना था। बड़ा चैलेंजिंग स्थिति है कि अब पढ़े क्या बच्चे।
मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा के ऊपर पहले लिखा नहीं गया, ये नहीं है। एमडी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर रहे हैं क्षेत्र में। जब इस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी हरियाणा बनने के 10 साल बाद, उससे पहले भी वो कहीं पढ़े ही होंगे और उन्होंने हरियाणा पे लिखा है। प्रोफेसर बुद्ध प्रकाश हैं, फोगाट साहब एमडी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके एक स्टूडेंट हमें पढ़ाती थी जींद से, डॉक्टर सुदर्शना भारद्वाज, उन्होंने लिखा है। लेकिन टेक्स्ट के रूप में, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, टेक्स्ट के रूप में अगर कोई पुस्तक, जैसे आप और हमारी कोई समस्या का एकदम से समाधान कर देते, अनीता जी ने बताया कि भाई ये आप सुभाष कश्यप को पढ़ लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, आप जो है ना डीडी कोशाम्बी को पढ़ लीजिए हिस्ट्री के ऊपर, तो आपकी समस्या और मेरी समस्या का समाधान हो जाता है कि मुझे एक टेक्स्ट मिल गई, अब मुझे यहाँ वहां भागना नहीं पड़ेगा। तो कोई रिकमेंडेशन करने के लिए टेक्स्ट ही नहीं थी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा पे। कंट्रीब्यूशन में किसी का डिनाई नहीं कर रहा, बहुत सा लिखा गया, लेकिन टेक्स्ट के रूप में आपको ये कहा गया कि क्रमबद्ध इतिहास इस पुस्तक में है, आप ये लीजिए, पढ़ लीजिए। और इस गैप को भरने के लिए हरियाणा बनने के 2 साल के अंदर अंदर पूरी एक टीम लगी केसी यादव जी के साथ, और विद्यार्थी भी थे, उनके दूसरे कलीग थे, और पहली पुस्तक हरियाणा का इतिहास आ गई थी छोटे रूप में। बड़ा आसान हो गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को अपना काम आगे बढ़ाने में। हरियाणा के जो कॉलेजेस जो नए करिकुलम के हिसाब से अपनी बात कहना चाह रहे थे, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे, और उसके बाद तो निरंतर एक काम उन्होंने किया। 30 साल तक अपना जो डायरेक्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े रहने का उनका था, शोध को भी संभाला, बहुत सी चेयर्स को भी संभाला, डीन एकेडमिक अफेयर्स भी रहे, अंबेडकर चेयर को स्टैब्लिश करने में मैं पढ़ रहा था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक फलक को देखिए कि एक तरफ वो हरियाणा के इतिहास की बहुत अच्छी टेक्स्ट दे रहे हैं। इतना आसान नहीं था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब हरियाणा बना तो 10-12 साल तो इस बात को लेके एक तरह से डिबेट रहा कि हरियाणा के हिस्से में जो डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए थे आर्काइव, वो 1975 में जाके हमारे को मिले पटियाला संग्रहालय से। आप समझो इस चीज को, ऐसा नहीं था कि पटियाला कोई पाकिस्तान में कि वहां हरियाणा का कोई आर्कियोलॉजिस्ट या कोई आर्काइव जो है ना स्कॉलर जा नहीं सकता था, लेकिन बंडल बांध के रख दिए गए कि भाई इनका डिवीजन होगा तब हरियाणा को दिया जाएगा। और 11 साल बाद तो कागज मिल रहे हैं हरियाणा बनने के बाद, तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा इस तरह का। और उनका रेंज देखिए, बहुत से हिस्टोरियंस है जो बहुत बड़े हिस्टोरियंस है, बहुत बड़े हिस्टोरियंस है, लेकिन कई बार उनका एक स्पेसिफिक एरिया रहता है। ये नहीं रहता कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका उस स्पेसिफिक एरिया में काम करना बड़ा आसान रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका फलक बहुत बड़ा है, एक तरफ आप 1857 के क्रांति में भी लिखना चाह रहे हैं, एक तरफ आप पंडित श्री राम शर्मा के भी व्यक्तित्व पे लिखना चाह रहे हैं, दोनों अलग चीजें हो गई। एक तरफ आपने अपना पूरा जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है हरियाणा के इतिहास को एक तरह से प्रकाश में लाने का, दूसरी तरफ आप बहादुर शाह जफर की ट्रायल के ऊपर भी लिखना चाह रहे हैं। आप कल्पना करो, अंग्रेज चाहेंगे कभी कि बहादुर शाह जफर का जो मुकदमा चला था वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आए? जिस तरह से उनके साथ बदतमीजियां हुई थी, जिस तरह से उनको हटाया गया था, जिस तरह से उनको लाल किला खाली करने के लिए कहा गया था, और जिस तरह से उनको रंगून भेजा गया था, और जिस निर्वासन की स्थिति में वो मरे, एक मुगल बादशाह थे, कुछ भी हो, एक बादशाह थे। तो अंग्रेज सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आए, कोई इजीली फटाफट उनके ऊपर इतिहास लिख दे और अंग्रेजों को कटघरे में खड़ा कर दे। बहुत लंबा संघर्ष रहा है उन डॉक्यूमेंट तक पहुंचने में, और वो ऐसे अथक लोगों ने, इन योद्धाओं ने उस संघर्ष को किया है, तब जाके हम वो इतिहास पढ़ने की स्थिति में पहुंचे हैं, तब जाके वो चीजें निकल के आई हैं। जब मैं आर्य समाज पे काम कर रहा था तो मैं प्रोफेसर साहब के पास जाता था। अब देखिए, एक दूसरा फलक आर्य समाज पे भी इनका बहुत बड़ा काम है। एडिट की है बहुत सी किताबें जो आर्य समाज से जुड़ी हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती की बायोग्राफी को भी एडिट किया है इन्होंने। लाला मुंशीराम जो आगे चल के स्वामी श्रद्धानंद कहलाए और जिन्होंने पूरे भारत में गुरुकुल आंदोलन की नींव रखी, 1902 में गुरुकुल कांगड़ी को स्थापित किया था। बहुत बड़े आगे चलकर नेशनलिस्ट लीडर भी हुए हैं, और असहयोग आंदोलन से पहले जामा मस्जिद से भाषण देने वाले वही व्यक्ति थे। आर्य समाज के बहुत बड़े, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके जीवन के ऊपर भी लिखा है इन्होंने। तो जब मैं इस पे काम कर रहा था 2001 में, जब मेरा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो मैं सर के पास गया तो सर ने कहा कि भाई आप ना तीन मूर्ति लाइब्रेरी जाओ, और उन्होंने यहाँ तक बता दिया तीन मूर्ति लाइब्रेरी के अंडरग्राउंड में जब आप सेकंड उसमें जाओगे, -2nd फ्लोर पे जाओगे, तो वहां पे
जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन के उस अलमीरा में जाना, वहां आपको लाला लाजपत राय की डायरी मिलेगी, जो उस वक्त डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होते थे, जब 1886 में डीएवी स्कूल बना और 1889 में डीएवी कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। तो क्योंकि मेरा ये कोर एरिया था, मेरी रिसर्च का ये कोर एरिया था, तो मुझे मतलब मैं अचंभित रह गया, मैंने कुछ नहीं देखा। अदरवाइज एक नया बच्चा, अगर आप तीन मूर्ति लाइब्रेरी जाओगे, अब तो सब ऑटोमेटाइजेशन हो गया, सब कंप्यूटराइजेशन हो गया, अदरवाइज तो 3 दिन तो लग जाते थे कैटालॉग को समझने में। डॉक्टर साहब ने तो वहां किया हुआ है काम, अमरदीप जी ने तो मतलब इतना आर्काइव्स में जब जाते थे, पुरानी जब पंजाब गजेटियर्स को देखते थे तो उनकी मदद लेता था, तो सीधे बता देते थे आप उसमें मत घुसना, आप उस तरफ जाना, उस सेक्शन में ये वाली 10 फाइलें आप निकाल लेना, आपके काम की चीजें मिल जाएंगी। ये आसान नहीं होता यूनिवर्सिटीज की लाइबिलिटी के साथ, यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के साथ इतना रिसर्च का बच्चों काम करना बहुत दुसाध्य और असाध्य और बहुत तपस्या का काम है। इतिहास जैसे विषय में नई चीजों को निकाल के लाना, जैसे इस अभी जो आशुतोष जी बता रहे थे, इस फैक्ट को इस्टेब्लिश करने में भी कितना जोर पड़ा होगा कि भाई अंबाला में क्रांति मेरठ की क्रांति से पहले हुई थी। खाली तथ्य नहीं है, इतिहास केवल तथ्यों का वो नहीं है कलेक्शन, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फिर एक वो शोध करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कोई इतिहास के तथ्य के रूप में कोई चीज इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, उसके पीछे फिर एक बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। अदरवाइज तो फिर गल्प में और इतिहास में क्या फर्क रह जाएगा, किंवदंतियों में इतिहास में क्या फर्क रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इतिहास के विद्यार्थी के लिए। एक नया राज्य बना है, उस राज्य की यूनिवर्सिटीज बन रही हैं धीरे धीरे, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर करिकुलम डिजाइन हो रहा है। आप राजस्थान में जाओगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। रीजनल हिस्ट्री अपने आप में कई बार ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिबेट का है कि रीजनल हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप किसी स्टेट के अंदर चले जाओ, रीजनल हिस्ट्री के बगैर तो फिर आप कैसे समझ पाओगे उसको। आप अचंभा करेंगे, हिस्टोग्राफी की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा सा झज्जर के पास जाएंगे तो गुरुकुल झज्जर है, वहां स्वामी ओमानंद होते थे। वो एक सन्यासी आदमी नोएडा से चल के आए थे, वहां जो है ना वहां से अपना सब दान दक्षिणा देके कन्या गुरुकुल के लिए नरेला से, और यहाँ आके उन्होंने मुख्य अधिष्ठाता का पद ले लिया। क्योंकि मैंने काम किया है, झज्जर गुरुकुल में रहा हूं मैं कई महीने, तो मैंने पढ़ा उनके बारे में कि उनसे ज्यादा आर्कियोलॉजी पे डॉक्टर साहब बैठे हैं। कितना काम, मतलब हरियाणा क्षेत्र के जो गणराज्य थे, जो अपने हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, विशेषकर आप भी 4th सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ हरियाणा में पढ़ते होंगे, कणव के बारे में, आगर के बारे में, बुनियादी काम वो कर गए। एक साधु सन्यासी होने के बावजूद भी उन्होंने इतना काम किया है। आप जरूर विजिट करिए एक बार झज्जर संग्रहालय के अंदर, म्यूजियम के अंदर, उनके द्वारा उत्खनन से खोजे गए हजारों मुद्राएं और मुद्रांक वहां पे रखे हुए हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनकी मदद से किताबें लिख रहे हैं। तो इस तरह की साधना एक तरह से केसी यादव जी की इनिशियल स्टेज में रही है। जब कुछ नहीं होता तब शुरू में किसी चीज को करना, तो एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हरियाणा के जो बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनके व्यक्तित्व के ऊपर अलग अलग लिखा। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला दुली चंद, लाला मुरलीधर, उन पे अलग अलग भी लिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप रिसर्च का पॉइंट बना रहे हैं। तो ये बहुत सी बातें इस पे की जा सकती है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो सीखने के लिए आया हूं। लेकिन एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में जो आप और हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पढ़ा क्या जाए। मैंने हिस्ट्री ले तो लिया है, मैं पढ़ूं क्या, किससे पढ़ूं। आज इसको ऐसे देखो कि आज सपोज करो कोई यूनिवर्सिटी ये कह दे कि ब्राजील का इतिहास हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है करिकुलम में, और कल से आप ब्राजील का इतिहास पढ़िए, अर्जेंटीना का इतिहास पढ़िए, पेरू और जो है ना पनामा का इतिहास पढ़िए। तो आप और हमारी पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि जी कहां से शुरू करें, फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट, कौन सी टेक्स्ट से पढ़े। मतलब कुछ है ही नहीं, ना टीचर्स के पास है ना उनके पास है। संयुक्त पंजाब में काम हुआ, हरियाणा क्षेत्र पे भी लिखा गया, लेकिन अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखोगे तो 10% भी नहीं है। पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट कितना पुराना जर्नल है सर, पीपीपी। आप उसके रिसर्च पेपर्स निकालोगे 1947 से पहले, ये तो खैर बाद में बन रहा है, 1947 से पहले के भी उसमें छपे हुए पेपर्स को निकालोगे, उससे पहले की जो पत्रिकाएं जो पंजाब को कवर करती थी, तो आप देखोगे कि अपने इस क्षेत्र का, उसको उस वक्त पता है अपने हरियाणा को क्या बोलते थे, वो दक्षिण पूर्वी।
दक्षिण पूर्वी पंजाब बोलते थे, जो आज हरियाणा है, अंबाला और जिन से नीचे का, इसको वो दिल्ली तक के क्षेत्र को दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट पंजाब बोलते थे। कोई एक आध आर्टिकल आपको मिलेगा, एक आध आर्टिकल। यही तो वजह थी ना कि जब देश आजाद हो गया तो इस क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि हमारे तो आइडेंटिटी पे ही कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, हमारी अपनी कल्चर है, अपनी एक समझ है, हमारा खान पान है, अपना एक अपना इतिहास है, उस पर तो कोई लिखा ही नहीं गया। तो हरियाणा की मांग जो थी भाषाई आधार पर, आप एमए के भी बच्चे बैठे होंगे, डॉक्टर साहब ने बताया होगा कि भाषाई आधार पर, जिसमें आर्य समाज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, भाषाई आधार पर जो हरियाणा की मांग थी, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा डिबेट में, लेकिन उसके पीछे ये भी वजह थी कि यहाँ की हिस्ट्री को उस तरह से डिफाइन नहीं किया गया था, यहाँ की हिस्ट्री को मेन स्ट्रीम में लिखा ही नहीं गया था। इसलिए कसक थी लोगों की कि इस तरह से तो हमारी आइडेंटिटी को ही खत्म कर दिया जाएगा। दादरी की अपनी एक आइडेंटिटी है, आपकी बिरहोड़ की अपनी एक आइडेंटिटी है, रोहतक का अपना एक इतिहास है, भिवानी और दक्षिण हरियाणा के दूसरे जिलों का अपना इतिहास है, तो वो तो निकल के आना चाहिए ना। रीजनल हिस्ट्री का ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है। तो वो सारी चीजें आप देखोगे कि शुरुआत में उन लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया, और बड़ा ये अथक काम होता है बच्चों। आज हमें बड़ा आसान लगता है, कोई पुस्तक हाथ लगी और हम उस पर काम करने लगे। आप कल्पना करो कि 1921 में जब हड़प्पा खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा, तो 2-3 तथ्य मिले थे खाली, और आज हड़प्पा के ऊपर कई पीएचडियां हो रही हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। कितना उन्होंने मेहनत की होगी, कितना काम किया होगा। अब देखिए प्रोफेसर सूरजभान जी 1968 में राखी गढ़ी पे काम करने लगते हैं। हरियाणा बनने के बाद ये पॉसिबल होता है कि भाई हम अपने क्षेत्र के भी तो हड़प्पन उनको खोजे ना। प्रोफेसर सूरजभान जी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़ा नाम होते। तो इन सब लोगों की टीम थी। ये प्रोफेसर यादव जी के समकक्ष और समकालीन जो दूसरे लोग रहे हैं, जिनके बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, सारे मुझे ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन आप उन सबको एक तरह से हम नमन करते हैं, सबको साधुवाद देते हैं, सबका हम हृदय से जो है ना एक तरह से धन्यवाद करते हैं कि उस पीढ़ी की मदद से, उस पीढ़ी की तपस्या से, उनके अथक परिश्रम से हम इतिहास के बारे में, हरियाणा के इतिहास के बारे में, यहाँ के रीजनल हिस्ट्री के बारे में हम कुछ पढ़ पाए, लिख पाए, और उसके आधार पर फिर आगे बढ़ पाए। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने पहले शुरुआत में बात कही थी कि मैं यहाँ पे एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में प्रोफेसर केसी यादव जी को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि उन्होंने जो एक तरह से अलग जगाई थी, उन्होंने जो एक यज्ञ शुरू किया था जिसमें आज हम आहुतियां डाल रहे हैं, वो एक तरह से वास्तव में उस समय को देखते हुए बहुत बड़ा एक तरह से योगदान था, जो न केवल हरियाणा के इतिहास को बल्कि पूरे भारत के इतिहास में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अमरदीप जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए मेरे विचार से, मैं मैम से भी जिक्र कर रहा था, और आप सब इस चीज के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। किसी यूनिवर्सिटी ने भी शायद आजादी के अमृत महोत्सव को इतनी निरंतरता के साथ नहीं मनाया होगा जितना आपके कॉलेज की टीम और आपके कॉलेज का हिस्ट्री डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट मिलकर मना। ये 165वां कार्यक्रम है, यू कैन इमेजिन, 165वां कार्यक्रम। जोरदार तालियां मैं अपने आप के लिए और आपके कॉलेज के लिए, आपके कॉलेज के लिए। लगातार मैं व्हाट्सएप ग्रुप से डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा रहता हूं। हर दूसरे दिन कोई न कोई दादरी से आपकी खबर आती है। ये छोटी बात नहीं है। आप कई बार ये समझते होंगे कि हमें रोज यहाँ के बिठा लिया जाता है। हो सकता है किसी के दिमाग में, जब हम आपकी उम्र में थे हमें भी ये लगता था, लेकिन आप ध्यान देना, जब आप इस लेवल पे आएंगे, जब आप यहां से बोल रहे होंगे, एक दिन वो आएगा जब आप कहीं व्यवस्था में होंगे, आप एक दिन वो होगा जब आप व्यवस्था संभाल रहे होंगे, एक टीचर के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। तो यहाँ सुनी हुई एक एक बात आपके लिए एक एसेट का काम करेगी, एक पूंजी का काम करेगी, एक निवेश का काम करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी निरंतरता के साथ ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। वास्तव में मैं बहुत ज्यादा इस बात को जो है ना रिगार्ड करता हूं कि सही मायने में किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सरकारी, शायद पूरे भारत के सरकारी किसी ऑफिस में इस तरह का कार्यक्रम नहीं मना होगा इस निरंतरता में, जितना बिरहोड़ कॉलेज ने एक तरह से निरंतरता में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू
डॉक्टर करमवीर जी, आपका इस व्याख्यान के लिए सर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और अब थोड़ा सा वर्चुअल मोड में हम जाते हैं। अगर डॉक्टर नरेंद्र यादव जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ वो बातें इसमें रख पाए, या फिर आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर केसी यादव जी की पत्नी मैडम शशि जी, अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो सभी विद्यार्थियों के लिए और हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा की बात होगी, क्योंकि जो प्रोफेसर यादव जी हैं उनकी जो मेकिंग हुई है उसमें आपका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। क्योंकि जो प्रोफेसर केसी यादव को तो सब जानते हैं, मगर उसके बाद जब हम बात करते हैं ना, मतलब उसकी जो फैमिली में जो लोग रहते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनको कोई नहीं जान पाता है। तो मैं चाहूँगा कि मैडम अगर आप हमारे साथ हैं तो एक बार अपनी बात रखिए। मैडम शशि प्रिया जी, या डॉक्टर नीरज जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनके जो सुपुत्र हैं, या हमारा कोई ऑनलाइन जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपनी कोई बात करना चाहें इस बारे में। ज्वाइन करें। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, डॉक्टर यादव का छोटा बेटा। ठीक है सर। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पापा को इतनी अच्छी तरह से याद कर रहे हैं अभी भी। और इतने बड़ी संख्या में छात्रगण और आप सब बड़े लोग उनको गाइड करने के लिए उपलब्ध हैं और पापा के काम को आज भी याद कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही करते रहेंगे और उनके काम को ऐसे ही आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी बहन नलिनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि शी विल कम ऑनलाइन एंड से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर केसी यादव की बेटी बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने कहा कि परिवार का योगदान, क्योंकि जो समाज के लिए योगदान था वो आपके सामने है, आप उसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ मम्मी की बात है वो थोड़ा सा जो है इमोशनल हो जाती हैं, अपनी बात कह नहीं पाती हैं। लेकिन जो कहावत है वो बिल्कुल चरितार्थ होती है यहाँ पे, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो शायद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और अब जब हम आइडेंटिटी ऑफ वुमेन की आज हम बात कर रहे हैं तो वो उनकी आइडेंटिटी भी वही थी कि जो पापा के पीछे स्ट्रेंथ, एक पिलर की तरह खड़े रहना, और 2 बजे भी 3 बजे भी, और उनकी जो बुक्स थी उनको भी पढ़ना एक बार और अच्छे से अपने, और ऐसा नहीं था कि वो अपने लिए कुछ अलग से आइडेंटिटी नहीं बना पाती या जो भी था, लेकिन उनका जीवन यही था। शायद ये दोनों ही समाज को समर्पित थे और हम अलग अलग आइडेंटिटी ना कहकर एक ही हैं ये दोनों, जो जितना मैं इनको देख और समझ पाई, बाकी सारा चीजें आपके सामने हैं। और एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही हैं परिवार के लिए भी, पापा के लिए भी, और बस इमोशनल ज़्यादा हैं तो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाई शब्दों में अपने आप को। आप लोगों से यही निवेदन है कि उनकी भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें ताकि उनकी छत्र छाया हमारे परिवार पे बनी रहे।
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू नलिनी मैडम, आप सभी का, और जो आपके भाई नितिन जी ने जो बात रखी, हम पूरी तन्मयता से इस काम में लगे हुए। ये हर एक विद्यार्थी, इतिहासकार और एक टीचर सभी का एक तरह से मोरल ड्यूटी है, जिसने हमारा जो एक तरह से मार्गदर्शन किया है, तो उसमें वो क्या उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हम हमेशा अपने बीच रखें, याद रखें और उसके ऊपर आगे का काम होता रहे। तो ये इसके बाद फिर हम जो हमारा कार्यक्रम है उसके दूसरे पड़ाव की तरफ जाते हैं। शायद डॉक्टर नरेंद्र जी उन्होंने जिक्र किया था किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं, तो उनको अगर वो उनका आता तो फिर हम आगे उनका देते हैं। तो मैं आज के हमारे प्राचार्य मैडम डॉक्टर अनीता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए एक बार और अपनी बात को रखें। डॉक्टर करमवीर जी, सुरेंद्र जी, अजय काद्यान, गुलिया साहब, अजय सहरावत और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर केसी यादव के यादगार में उनके जन्म दिवस के एक अच्छी अचीवमेंट हमने शुरुआत की है। जो सेकंड लेक्चर उनका आज हम आयोजित कर रहे हैं केसी यादव मेमोरियल लेक्चर के नाम से। शायद ही बहुत, मैं तो कहती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि किसी और डिपार्टमेंट में भी इस तरह का कोई आयोजन मैंने सुना हो। तो ये मैं अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी, वो बधाई के पात्र हैं कि एक इतने अच्छे हिस्टोरियन, जैसा कि सर ने अभी बताया कि हरियाणा को जानने पहचानने वाले बहुत कम लोग थे, उनमें एक का नाम सर ने बताया, डॉक्टर केसी यादव, और एक डॉक्टर सूरजभान। तो ऐसे इतिहासकार जो बहुत विरले ही हैं, उनको हम याद करें, उनकी अच्छाइयों को हम ग्रहण करें, उनके पत्तिनों पे चलें, उनको अपना आदर्श माने, ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। तो जो हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट ये शुरुआत जिन्होंने की है, वो वास्तविक रूप में इन लोगों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने ऐसा काम किया है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अमरदीप एचओडी हिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड ने काफी गहन अध्ययन और मेहनत की है, सोचा है, और उसको किस तरह से आयोजित किया जाए, अपनी टीम को साथ लेके सबने मिलके कुछ भूमिका की है, उस पर अपना टाइम डिवोट किया है, मेहनत डिवोट की है, तब जाकर ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है। सुनने वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। अभी सर ने बोला कि 165वां अमृत महोत्सव ये कॉलेज ये जो आयोजन है 165वां है, तो अब सोचो हमारे विद्यार्थियों में कितना स्टेमिना है कि वो 165 में प्रोग्राम में भी इतनी शांति और बड़े धैर्य से उसको सुन रहे हैं। सबसे बड़े ज्यादा और मतलब मैं कहती हूँ अच्छे विद्यार्थी इनको मैं कहूंगी, ये भी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि एक तो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी जैसे कहते कॉलेज में सब कॉलेज अपने विद्यार्थियों की गुणगान करते हैं उनकी नेगेटिविटी में, और मैं करूंगी उनकी पॉजिटिविटी में, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी भी विरले ही मिलते हैं जो इस महाविद्यालय में। आज के इस प्रोग्राम के
मुख्य वक्ता डॉक्टर करमवीर हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती शशि प्रिया यादव, जो कि हमारे केसी यादव, लेट श्री केसी यादव जी की धर्मपत्नी हैं। रिसर्च पर्सन जो हैं डॉक्टर नरेंद्र यादव, मिलिटेरियन हिस्टोरिकल दिल्ली, और प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। भारतीय इतिहासकारों की श्रेणी में डॉक्टर केसी यादव का अहम नाम है। जैसा बताया कि 3 दर्जन के लगभग उन्होंने किताबें लिखी, अनेकों उनके लेख छपे हैं, और खासकर हरियाणा पंजाब उनका सेंटर पॉइंट रहा है। और जरूरत भी मुझे लगता है कि इसी एरिया की थी जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है, जिस पर उन्होंने तन मन धन से काम किया है। डॉक्टर केसी यादव का जन्म 11 अक्टूबर आज ही के दिन 1936 में नाहड़ गांव में हुआ, जो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और कोई खास एडवांस एरिया वो नहीं है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ बैकवर्ड एरिया में आते हैं, हरियाणा में भी। वैसे हरियाणा भी पंजाब का, जैसे अभी बताया, कि साउथ ईस्ट एरिया था जो उन्नत नहीं था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। उसमें नाहड़ तो और भी नीचे चला जाता है। तो आप सोचो बच्चों की यहाँ से जब विद्यार्थी उठकर और जाकर जापान तक के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं, बाहर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में वो फेलोशिप ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी नेहरू और गांधी से कम नहीं लग रहे मुझे, जिन्होंने बाहर जाकर अध्ययन करके देश के लिए कुछ किया हो। ये अपने एरिया में वही हैं जो वो भारत में हैं। तो डॉक्टर केसी यादव का देहांत पिछले दिनों 27 मई 21 में कोरोना के दौरान हो गया। बड़ी आपको हो कि ये खेद की ही बात है कि इतने बड़े हिस्टोरियन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको याद करने वाले उनके विद्यार्थी हमारे पीछे वो छोड़ गए हैं, और हम उनको याद कर रहे हैं। आज ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। तो बेटा ये आज इतना ही कहूंगी मैं इस विषय में, क्योंकि और भी वक्ता मेरे पीछे बैठे हैं।